तो स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 1 2 3 कवर कर चुके हैं। उसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कि इस साल नोबेल पीस प्राइज किन किन लोगों को मिले थे। द नोबेल पीस प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। The 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded jointly to Victor Ambros and Gary Rukun for their discovery of mRNA. तो जो विक्टर एम्ब्रोज हैं उन्होंने एक स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल को फाइंड करा एलिगेंस में दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, मार्किंग द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएस। जो गैरी रिकवन है उन्होंने उनकी जो खोज थी उसको और आगे बढ़ाया और उन्होंने फंक्शन ऑफ माइक्रो एमआरएनएस को पता लगाया इन जीन रेगुलेशन। दोस्तों, इस रिसर्च की सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे जो कई सारे जीन होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। मतलब अगर वो जीन एक्टिवेट हो जाए तो किसी भी बॉडी में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तो उसको अगर हम माइक्रो आरएनएस के थ्रू कंट्रोल करने लग जाएंगे तो हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे हमारे जीन होते हैं जो बहुत सारी इश्यूज कराते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है कई लोगों में, शुगर हो जाती है जिन लोगों को कहते हैं कॉमनली। तो वो भी किसी जीन की वजह से ही होता है। अगर हम उस जीन की फंक्शनिंग को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करने लग जाएं तो हम इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जीन रेगुलेशन, द माइक्रो RNAs are small RNA molecules that play a crucial role in regulating gene expression by binding to messenger RNAs and preventing their translation. और इसकी जो मेडिकल इम्प्लीकेशन वो है कि इंक्लूडिंग पोटेंशियल एप्लीकेशन इन कैंसर थेरेपी इन अदर डिजीजेस। और ग्लोबल इम्पैक्ट इसका रहने वाला है द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNAs has opened new avenues for the therapeutic intervention targeting gene regulation and mechanism. तो अगला जो है हमारा नोबेल प्राइज 2024 इन फिजिक्स, ये मिला है जॉइंटली टू जॉन जे होपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन फॉर देयर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यही पूछा जाएगा एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है देयर वर्क हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, अ कॉर्नर स्टोर फॉर मॉडर्न मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इम्पैक्ट ऑन AI एप्लीकेशंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि कोई भी अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, मान लो कोई आपका हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्समैन अपने एक्सपीरियंस से उस स्पोर्ट्स में बेटर होता जाता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने ये जो मशीन्स बनाई हैं दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, जो भी डेटा उनके पास आता है, लीडिंग टू एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स। तो ये आगे जैसे अब कोई भी हेल्थ केयर में मान लो हमने एक मशीन बना दी जो उसकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें चल रही हैं, वो ये देख के पता लगा पाए कि इसको आगे कैंसर होने के चांसेस हैं, तो हमें ये पहले ही पता चल जाएगा और हम उसका ट्रीटमेंट बहुत पहले से स्टार्ट कर सकेंगे। और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, इट वॉज अवॉर्डेड टू डेविड बेकर, डेमिस हजाबिस एंड जॉन जम्पर। तो जो पहला हाफ दिया गया है वो डेविड बेकर को दिया गया फॉर हिज अचीवमेंट इज कॉम्पिटिशनल प्रोटीन डिजाइन, while the other half is awarded jointly to Demis Hassabis and John Jumper for the development of AlphaFold 2, an AI model for protein structure prediction. इन्होंने तो एक अलग ही प्रोटीन ही बना दिया है जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। The major discoveries, Jim Baker has designed entirely new proteins with application in pharmaceuticals, vaccine and sensor. Hassabis and Jumper AlphaFold 2 can predict the 3D structure ऑफ नियरली ऑल प्रोटीन्स। ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होता था पहले, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन इनका जो मॉडल है उससे हम आसान से किसी भी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज इन लिटरेचर,
द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू साउथ कोरियन ऑथर हैंग होंग। तो ये नाम ध्यान रखना है, सॉरी हैंग कैंग। तो ये फर्स्ट साउथ कोरियन है जिनको अवार्ड मिला है, एंड फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये उनके नोटेबल वर्क्स रहे हैं, द वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट एंड वी डू नॉट पार्ट। और नोबेल पीस प्राइज इस बार ही मिला था जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहॉन हिंडेनको, जो कि रिप्रेजेंट करती है सर्वाइवर्स ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग्स नोन एज हिबाकुशा। The organization has been a key advocate for abolition of nuclear weapons, raising awareness and about the devastating effects of nuclear warfare. तो दुनिया में ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है उसको रोकना चाहते हैं, और जो दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये चाहते हैं कि दुनिया में ख़त्म हो जाए। नोबेल प्राइज 2024 इकोनॉमी इकोनॉमिक साइंसेस, ये भी 3 लोगों को दिया गया जॉइंटली, Darren Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson, in the field of aftermath of colonialization and its role in perpetuating global inequality, particularly in nations plagued by corruption and dictatorship. तो ये बेसिकली लोग तो बताते हैं कि हमारे जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका हमारी जो कंट्री की ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी पे कितना असर डालते हैं। अगर मान लो हमारे जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूसिव है तो दैट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, बट अगर वो इंक्लूसिव नहीं है तो दैट ब्रिंग्स पुअर रूल ऑफ लॉ एंड एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस साल हाई कोर्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ जस्टिस वर्मा, जिनके घर से काफ़ी सारा कैश बरामद हुआ था उनके घर में जब आग लगी थी। तो इसी से संभावना है कि इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। द हाई कोर्ट इज द एपिक्स कोर्ट इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट अंडर द integrated judicial system established by the Constitution of India. The high courts have been envisaged as highest court of appeal, ये आर्टिकल 26 फंडामेंटल राइट के साथ आएगा, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर जो हमारे स्टेट में अगर किसी को इशू होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, या स्टेट की असेंबली में कोई इशू उठता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसी पार्ट को लेके, तो वो लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 214 टू 231 in part 6th of the Indian Constitution deal with the provision related to high courts. The constitutional provision बताते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, इंडिपेंडेंस क्या होगी, जुरिस्डिक्शन क्या होगी, उसकी पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सबसे अगला, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ आर ऑथराइज टू रेगुलेट दीज प्रोविजन। और अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जजेस की कैसे करी जाती है, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब उसमें खाली 2 लोगों का कंसल्टेशन चाहिए, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो बाकी के जो होते हैं जजेस, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इस प्रोसीजर को हर कुछ सालों में इवॉल्व होकर चेंज करा गया। तो एज पर द थर्ड जजिस केस जो फाइनलाइज हुआ था वो था, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर रिकमेंडिंग नेम टू द प्रेसिडेंट। तो बाकी जो सीजीआई है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उनको अपने सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको भी कंसल्ट करना पड़ता है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। और इसमें यह, इन द केस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट, द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर कंसर्न और कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमारा जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उस वो हरियाणा और पंजाब दोनों के जो गवर्नर हैं उसमें कंसल्ट करने पड़ते हैं। द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीजीआई विदाउट कंसल्टिंग कॉलेजियम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट।
And as per the second judge's case 1993, consultation with the Chief Justice of India means concurrence and advice tendered by CJI is binding. तो किस केस ने सीजीआई के एडवाइस को बाइंडिंग बनाया था? तो उसका नाम है सेकंड जजेस केस 1993। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केसेस, इनको आपको ध्यान रखना है। और क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्या क्या चाहिए? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड हैव, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, जुडिशियल ऑफिस हेल्ड कराओ लास्ट इंडिया में फॉर लास्ट 10 ईयर्स, और बीन ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। और इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके लिए एक और क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है, वो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जो कि हाई कोर्ट के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड देर इज नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट, कोई एज की मतलब एज लिमिट नहीं है। और टेन्योर कितना होता है? ही अटेन्स टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट में होता है 65 और हाई कोर्ट में 62। Any question regarding his or her age is decided by the president after consultation with the CGI and the decision of the president is final. अगर किसी जज को रिजाइन करना होता है तो he can do it by writing to the president, or he or she can be removed from his or her office by the president on the recommendation of parliament. He or she vacates his or her office and he and she is appointed as a judge of the Supreme Court, or when he or she is transferred to the अनदर हाई कोर्ट। जैसे अभी जस्टिस वर्मा पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन उनको ट्रांसफर करके यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। और जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो ओथ लेते हैं ऑफ द हाई कोर्ट, वो गवर्नर के सामने लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट के सामने नहीं लेते, ये आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को रिमूव कैसे करा जाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर लगभग सेम है, और वो रेगुलेट करा जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड इज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और खाली दो ग्राउंड्स पे हम किसी भी जज को उसके ऑफिस से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ग्राउंड इज प्रूव्ड इन मिसबिहेवियर, सेकेंड इज इनकैपेसिटी। इसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। एज पर दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल गोज एज फॉलोज। अगर मोशन लाना है किसी जज के अगेंस्ट, लोकसभा में लाना है तो 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, और राज्यसभा में लाना है तो 50 मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं। उसके बाद स्पीकर में एडमिट, ये स्पीकर की अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि वो उसको एडमिट करे या रिफ्यूज कर दे। अगर वो उसको एडमिट करते हैं देन द स्पीकर और चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, जिसमें होते हैं सीजीआई और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अभी जैसे जस्टिस वर्मा है तो उनके केस में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे इलाहाबाद के, वहाँ पे वहाँ के उनको इन्वॉल्व करा जाएगा, और हमारे जो सीजे हैं मिस्टर गवई उनको। इफ द कमेटी फाइंड्स द जज गिल्टी ऑफ द चार्जेस देन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन टेक अप द मोशन। और जो मोशन को पास कराया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, दैट इज 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो राज्यसभा में मान लो अभी 245 मेंबर्स हैं, तो एटलीस्ट 123 वोट चाहिए फेवर में, अगर जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट हमें मोशन पास कराना है इन राज्यसभा। फाइनली once passed by both houses of parliament, an address is presented to the president for the removal of judge. Finally the president passes an order removing the judge. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।